बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा क्लासेस पे। और मैं आपके साथ हूँ आपके टीचर दीक्षा। तो आज हम करेंगे, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 साइंस। हम चैप्टर 1, 2, 3 विद क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं वो पीछे की वीडियोस को जरूर देखो, और इन वीडियोस को कम से कम आप अपने एक फ्रेंड के साथ तो शेयर जरूर करो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियोस हैं जो बच्चे बुक अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर उन बच्चों को समझ नहीं आएंगे जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट डे आपकी लेसन की रीडिंग होती है, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखा करो, ठीक है, क्योंकि जब हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है लेसन से। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आपके वो लेसन से ही पूछे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आज की वीडियो, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 वस्तुओं से समूह बनाना, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो चैप्टर 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुएं क्या होती हैं, सबसे पहले आप इसको जानो। वो पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनको रखने के लिए कोई स्थान चाहिए, उनका कोई द्रव्यमान होता है, उनमें भार मतलब कि वेट होता है, और उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन को रखने के लिए इधर एक जगह चाहिए, ठीक है। इसको मैं छू सकती हूँ, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ वेट जरूर है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? लकड़ी, कागज, पेन, किताब, कुछ भी जो चीजें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब किस में आती हैं? वस्तुओं में, ठीक है। 4.1 है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मतलब वैरायटीज, डिफरेंसेस, ठीक है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, ठीक है। आप सब भी देखते होंगे इन सब चीजों को आपके आसपास। लेसन जब हम रीड करते हैं तो आप उन चीजों को फील किया करो, ठीक है। ये सब चीजें आपने देखी हुई है, सिर्फ ये मत सोच के मत पढ़ा करो कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। नो, आप ये रूटीन लाइफ देख रहे हो अपनी, ये सिर्फ लिखा हुआ है, वैसे आप नॉर्मली सब कुछ देखते हो रूटीन में, ठीक है। तो उसको आप प्रेजेंस के साथ जोड़ा करो आपके साथ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीजें हैं, हाँ, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, या हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। फिर है इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण वो है भिन्न भिन्न है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची के लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियां 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया था। तो अब यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि आपके सारे जो लेसन है ना वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी लेसन को पढ़ना पड़ेगा लेसन 4 के लिए। ऐसे ही लेसन 2 में आपको लेसन 1 को पढ़ना पड़ेगा। तो अब रूटीन से आपको बहुत ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ, एक ही वीडियो आपको मिलती है, एक दिन लेसन रीडिंग की, नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। 15 से 20 मिनट की एवरेज होती है, तो आप इसको ध्यान से देखा करो। इसके अलावा फिर आपको कहीं ट्यूशन या कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सभी पूरा लेसन, क्वेश्चन आंसर्स यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। फिर है कि यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं को की सूची हमने अभी बनाई उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। तो ये देखो, ये आपकी बुक में एक फिगर दी हुई है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। तो इनमें से ही आपको गोल आकृतियों को छांटने के लिए बोला गया है। और वस्तुओं के 2 तरह की विशेषताएं होती हैं। कौन सी होती है? एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक में कौन सी होंगी? बाहरी रूप से, जो हमें बाहरी रूप से देखने को से ही पता चल जाता है कि इसका ये गुण है, ये आकृति है, ठीक है। और रासायनिक क्या होगी? उसकी इंटरनल, आंतरिक क्रियाएं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह के में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह के उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से बने हैं उनके आधार पर बांटा है।
हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हुई हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो ये जो चीज़ है ये आपके आगे क्वेश्चन में ही पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि एक वस्तु जो है ना वो कई तरह के पदार्थों से बन सकती है। ठीक है, जैसे ग्लास है तो वो कांच का भी बन सकता है, ठीक है, और प्लास्टिक का भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी जो कई पदार्थों से मिलकर वही चीज सेम बन सकती है। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट है आपकी, आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित कर लेते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से भी एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। ये सब चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं, कुछ स्कूल से और कुछ घर से। हम वस्तुओं को एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए, पृथक मतलब कि अलग कीजिए, जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं के दो समूह बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह में सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है और दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक और अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी टेबल 4.1 दी हुई है, वस्तुएं और पदार्थ जिनसे ये बने। जैसे वस्तु है प्लेट है, तो प्लेट किससे बन सकती है? कांच से भी बन सकती है, इस्पात मतलब स्टील से भी बन सकती है, और प्लास्टिक से भी बन सकती है, किसी अन्य चीज की भी बन सकती है। ठीक है, वैसे ही जैसे पेन है तो वो प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर किसी धातु का भी बना हुआ हो सकता है। तो वस्तुएं जो है वो बहुत सारे पदार्थों से अलग अलग बन सकती हैं। तो ये नीचे की जो दो आपके लिए छोड़ी हुई है आप खुद से फिल करेंगे और आप कर सकते हैं। बहुत हजारों चीज आप, सैकड़ों चीज आप आपके सराउंडिंग में देखते हैं जो एक चीज है वो बहुत तरीके से बनी होती है। जैसे मेज है, मेज लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। ठीक है, ऐसी चेयर है, वो भी कैसे होती है? प्लास्टिक की भी बनी होती है और लकड़ी से भी बनी होती है। तो इस तरह से आप इनको फिल कर लेंगे। दो मैंने बता दी, दो के लिए आपको जगह दे रखी है। नाउ एक्टिविटी 2, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के एक और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हुई हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग के समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हुई हैं। कई बार क्या होता है, देखो समान पदार्थ सभी विभिन्न वस्तुएं, देखो जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? अब ये पदार्थ हो गया ना, इससे क्या क्या वस्तुएं बन सकती हैं। अब ये अलग तरीके से हो गया। पहले क्या थी? वस्तुएं जिनसे किन किन पदार्थों से बनी हुई है। तो अब ये अपोजिट में है। तो लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, पहिए एटसेट्रा। कागज से क्या बन सकता है? पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और कैलेंडर। फिर आपको नीचे दिया हुआ चमड़ा, चमड़े से क्या बन सकते हैं? जूते, चप्पल, बैग, कुछ भी। ठीक है, फिर प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है? टेबल, चेयर, ये सब चीजें बन सकती हैं। रुई से क्या क्या बन सकता है? ये आप लिखेंगे और एक नीचे जो दिया हुआ है ये खुद से लिखेंगे आप। ये बहुत ईजी है। पीछे की टेबल दोनों मैंने आपको करवा दी थी, अब ये वाली आप खुद से फिल करेंगे। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। देखो यहाँ ये क्या बताना चाह रहा है कि एक वस्तु जो है वो बहुत सारे पदार्थों से बन सकती है, बहुत सारे पदार्थों से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं। तो किस चीज से क्या चीज बनाना हमारे लिए उपयोगी होगा, ठीक है ना? तो ये चीज अब हम यहाँ से
जानेंगे कि किस तरीके से हम किस पदार्थ से क्या वस्तु बनाएंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 4.2 पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं। भौतिक और रासायनिक ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भौतिक में क्या आ जाएगा, जिसको हम सिर्फ देख के उसकी बनावट को, उसके रूप रंग को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके के गुण है। और रासायनिक क्या होते हैं, उसके इंटरनल फीचर्स। ठीक है, तो वो आ जाएंगे रासायनिक गुण। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने में करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारे लिए यह काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा, मतलब हंसने योग्य चीज़ नहीं हो जाएगी वो। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक या धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना बनाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। देखो, अब जैसे ये कपड़े में से पानी डाल के देख रही है तो पानी क्या हो जाएगा, नीचे से निकल जाएगा। तो ग्लास बनाने के लिए हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उससे पानी बाहर आ जाएगा। तो हम ग्लास किस चीज से बना सकते हैं, प्लास्टिक, कांच या फिर किसी धातु से। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। तय पदार्थों के वह गुण क्या हैं, उसके गुणों का उपयोग के लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दिखाई गई। पहली है दिखावट। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे अथवा तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। एक्टिविटी 3, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली चीज दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों के एक समूह को पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं, मतलब जिस हिस्से को काटा गया क्या वो चमक रहा है? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो उसके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं आप कीजिए। देखिए, धातु के टुकड़ों उनकी द्युति देखने के लिए काटना। ये कोई आपके पास धातु का टुकड़ा था, ऐसे बीच से इसको काट दिया, तो अगर यहाँ पर कोई चमक है तो वो चमकीले पदार्थों में आप उसको रखेंगे। फिर ये देखेंगे धातु। धातु क्या होती है? जो कठोर होते हैं, जिनके पास चमक होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है ना, और उनमें लचीलापन होता है और जो आवाज पैदा करते हैं वो होती हैं धातुएं। द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि क्या उनमें द्युति है या नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति मतलब की चमक होती है वे प्राय धातु होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन हो जाती हैं। ऐसे उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। क्या होता है? उनकी चमक जो है वो खो जाती है, कम हो जाती है, चली जाती है। तो किस वजह से होता है? वायु में नमी के कारण। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार और के वर्कशॉप पर भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है या नहीं, मतलब चमक है या नहीं। जैसे लोहा है, बहुत दिन से अगर ये मान लीजिए लोहे की रोड अगर ये बहुत दिन से ऐसे रखी रहती है तो इस पे क्या हो जाता है? जंग लग जाता है और इसकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से काट देते हैं, अगर लोहार इसको काटेगा तो यहाँ जो है आपको इसके इन पॉइंट्स पर एक चमक दिखाई देगी, मतलब वो क्या है? धातु है और उसमें चमक होती है। ठीक है, तो सभी धातुओं में चमक होती है, कुछ की जो है नमी के कारण दिखाई देनी बंद हो जाती है। अब है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना मतलब कि संपीड़ित करना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इनमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक आदि कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता।
वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है उनको बोलते हैं कोमल पदार्थ। उदाहरण के लिए कोमल पदार्थ, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो होते हैं कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज वो है कोमल, जबकि लकड़ी क्या हो जाएगी, कठोर। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष मतलब कि खुरदरापन अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अब आता है धातुओं के विलय और अविलय के बारे में। ठीक है, एक्टिविटी 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू मतलब कि रेत मिट्टी जो होती है तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित मतलब कि ऐसे चम्मच से हिलाते रहो उसको। ठीक है, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। आपने परीक्षणों की सारणी 4.3 है, उसमें आपने चीजों को नोट करना है। ये देखिए, ये आपको 4.3 दी हुई है। इसमें क्या है, विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। नमक पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी पूर्णतः लुप्त हो जाती है, बालू मिट्टी लुप्त नहीं होगी, वो इस तरीके से देखो, ये इसमें दिखाए हुए ना, इस तरीके से ये नीचे कुछ कण उसके बैठ जाएंगे, आपको अलग से दिखाई देगी। सेम ऐसे ही चाक पाउडर क्या होगा, जल में विलीन नहीं होगा, वो आपको अलग से पानी के सतह के नीचे जम जाएगा और वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। और ऐसे ही लकड़ी का बुरादा पूर्णतः विलुप्त नहीं होगा। क्या आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं, मतलब विलीन हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय पदार्थ है जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने मतलब कि ऐसे धीरे धीरे हिलाने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलय पदार्थ होते हैं। चूंकि यह बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकायों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? एक्टिविटी 5 है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच के 1 गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए, इसमें जल भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति इसको मिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल में मिश्रित हो जाता है। देखो तो फिर आप क्या देखोगे, जितने अधिक अन्य द्रवों आपके उपलब्ध हो सकते हैं आप उन पर भी यह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हम ये देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ जो है वो मिश्रित नहीं होते। कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देने पर वो अलग से एक अपनी परत बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल 4.4 कुछ सामान्य द्रवों में जल की विलयता। जैसे सिरका है वो बिल्कुल भली भांति पानी में मिश्रित हो जाता है और हमें फिर वो घुलने के बाद दिखाई नहीं देता। नींबू का रस भी पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाता है, हम उसको फिर अलग नहीं कर सकते। सरसों का तेल है, सरसों का तेल जब आप किसी पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी के ऊपर एक सतह बना लेगा और वो पानी में विलीन नहीं होता। नारियल का तेल भी, कोई भी तेल है वो पानी में विलीन नहीं होगा, वो अपनी एक सतह बना लेगा पानी के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही केरोसिन का तेल जो होता है, मिट्टी का तेल जो होता है, वो भी पानी के ऊपर अपनी एक परत जमा लेगा, वो पानी में विलीन नहीं होगा। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि कुछ नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो कुछ गैसें हैं वो पानी में विलीन हो जाती है और कुछ नहीं होती, लेकिन कुछ का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनके लिए जीवन दान का काम करती है। ठीक है ना, उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है वस्तुएं जो जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। एक्टिविटी 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। एक्टिविटी 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? इसमें से ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते अथवा डूब जाते। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में के जल में डालते हैं,
इन सब का क्या होता है। बूझो यह चाहता है कि आप इस जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की 5-5 उदाहरण दें। अन्य धर्मों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे। तो देखो ये एक बीकर लिया हुआ है ना, ये कुछ पदार्थ तो इसकी तली में नीचे जाके बैठ गए जिनका घनत्व पानी से ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे तली में जाके बैठ जाएंगे। जिनका घनत्व पानी से कम होगा वो पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। फिर है पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को क्यों ही चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों तो सामग्री जिनसे होकर हमें वस्तुएं आर पार देखे जा सकती है उनको आप क्या बोलोगे? पारदर्शी। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक की पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। देखो इस तरीके से शॉप पे सामान रखा होता है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस प्रकार की टॉफियाँ इधर हैं, है ना। और फिर आप बहुत ज़्यादा खर्चा अपने पेरेंट्स को करवा देते हो। ये चीज़ें भाई खाने के लिए अच्छी नहीं होती, इनको कम से कम जितना उसके उतना यूज़ किया करो, उतना खाया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को आप क्या बोलोगे? अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा हुआ है। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब यह हम समझते हैं कि बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। एक्टिविटी 6 में है, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने परीक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने के तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग में जहां तेल फैला हुआ है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? आप यह पाएंगे कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उनको बोलते हैं पारभासी। कागज पर लगे तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अंततः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर देखने का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर या डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों और समानताओं के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है ना। हमने क्या सीखा कि जो हमारे सामने हर एक चीज है, जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, ठीक है ना, अलग अलग गुण हैं, अवगुण हैं, सबकी सब कुछ अलग अलग है उनका। तो हम ये कुछ चीजें आपको दिखाई गई जैसे कि दिखावट, कठोरता, कोमलता, इन सब चीजों के आधार पर आप उनको अलग अलग बांट सकते हो। हमें पदार्थों का समूह को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन में लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इनके गुणों को किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। जब आप बड़े हो जाओगे तब इससे भी ज़्यादा डीप स्टडी आपको इन चीज़ों के बारे में करनी होगी, ठीक है। अब है आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट है कठोर, आपको पता चल गया। कठोर क्या? एविल है, जो घुलनशील नहीं होते।
द्युति में जिनमें चमक होती है, पदार्थ वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ठीक है। धातु जिनमें चमक होती है, कठोरता होती है, जो एक दूसरे से किसी चीज से टच होने पर क्या करती हैं, आवाज करती हैं। फिर अपारदर्शी जिनमें से आप आर पार नहीं देख सकते हो। खुरदुरा आप सब जानते हो, रुक्ष, ठीक है। विलय जो कंप्लीटली किसी भी चीज पानी में घुल जाते हैं वो विलय। पारभाषी जिनको आप स्पष्ट रूप से किसी चीज से पारदर्शी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप चीजों को देख सकते हो आर पार, और जब आर पार आप स्पष्ट नहीं देख पाते हो तो हो जाएगा पारभाषी, ठीक है। जिनका घनत्व होता है जल से अधिक, वो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, जैसे कि लोहा और रुपया, ठीक है। तो ये आपका लेसन हो गया इधर कंप्लीट। लेसन 4 की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं, 7, जिसके साथ में पार्ट्स भी हैं। आई होप कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ा लेसन था, तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू।